बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और महमद आकिफ़ की एक नई किस्त और नया सस्पेंस, नई स्टोरी और आखिरकार बरतानिया के लोग शहर में दाखिल, इस्तांबुल में दाखिल हो चुके। ना सिर्फ बरतानिया के बल्कि फ़्रेंच और इटालियन जो सिपाही थे वो भी दाखिल हो चुके हैं। तो ये एपिसोड नंबर 12 का लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, जहाँ पे आप जाकर एपिसोड को फ्री में देख सकते हैं। और अगर एपिसोड की बात की जाए तो पहले एक थोड़ा सा मतलब एपिसोड के स्टार्ट में ऐसा दिखाया जाता है कि सुलेमान नज़ीफ़ पे को मतलब सज़ाए मौत दी जा रही है बरतानिया की जानब से। और इसके बाद फ्रियू जो है वो नज़र आते हैं और मुमताज़ नज़र आते हैं और वो आज की एपिसोड में खुश होते हैं क्योंकि स्टार्ट में ही मतलब बरतानिया और उनके जो फ्रांसी फ़ौज है या जो दूसरी फ़ौजें हैं वो उनको इत्तला मिल चुकी होती है कि वो पाए ताख्त में आ रहे हैं। और वो फ्रियू को एक पैगाम भी भेजते हैं कि वो एक ख़ास किस्म का जो घोड़ा है जो आकिफ़ बे के मतलब अस्तबल में मौजूद है उसको आप लेके आए। तो उस पर वो कहते हैं कि इसका इंतज़ाम मैं ख़ुद ही कर लूँगा। इसके बाद आकिफ़ बे की मैगज़ीन पर भी जब वो अपने लोगों के साथ बातचीत कर रहे होते हैं और उनको कहते हैं कि हमें ज़्यादा एहतियात से अब काम लेना है क्योंकि जंग के बाद अब वो सबुर रशाद जो है वो उनको लगता था कि ऐसा काम अब मुश्किल होने वाला है और अब एक नई जंग छेड़ने वाली है, जो कि अंग्रेज़ बेशक उन्होंने मुआहदा भी किया है कि हम जो है आगे अब जंग नहीं करेंगे, लेकिन अब एक नई किस्म की जंग छेड़ने वाली है। और यही बात वो अपनी बीवी से भी घर जाकर करते हैं जब उनकी बीवी इस बात पर उनको दिलासा देती है कि अमन का मुआहदा हो चुका है। तो ऐसे ही उनको एक ख़बर मौसूल होती है कि अस्तबल में उनका जो घोड़ा है वो एक चोरी हो चुका है और वो चोरी करने वाला कोई भी नहीं था, मतलब फ्रियू और फिच ने ही उसको चोरी किया था। और अगले ही पल यानी कि अगले दिन उनको इसी तरह के सीन्स में वो भागते हुए जाते हैं और उनको ख़बर मौसूल होती है कि कुछ जहाज़ जो हैं वो बंदरगाह पे लंगर अंदाज हुए हैं और उनमें जो है वो बरतानिया और फ्रांस और इटली के जो फ़ौजी हैं वो आ चुके हैं, यानी कि शहर में दाखिल हो चुके हैं। और उनके घर वाले भी आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, जहाँ पे उनकी जो बेटी है फरीदा वो बार बार इसी बात का कह रही होती है कि मुमताज़ के साथ तो हो सकता है कि जंग के मैदान में कुछ हुआ हो, इस वजह से वो हमसे थोड़ा सी सोच मुख्तलिफ हो गई है। लेकिन सुहेला और बेदिया की सोच क्यों मुख्तलिफ हो गई, वो हमसे किस तरह से अलग होगी। इन्हीं बातों के दरमियान जब वो ये बातें कर रही होती हैं तो उमर रज़ा बे उनको आकर बताते हैं कि आकिफ़ बे जो बरतानिया के जो नई सरमनी है उसको देखने के लिए गए हैं। तो उनका पूरा ख़ानदान आकिफ़ बे के पीछे भागता हुआ चला आता है कि देख सकेंगे आकिफ़ बे को, और वो इसकी मकसद ये होता है कि वो आकिफ़ बे को इस टाइम पे भी अकेला ना छोड़ें। आकिफ़ बे जब यानी कि उस तकरीब के दरमियान अगर किसी इंसान से बात करते हैं तो वो भी आगे से खुश होता है कि बाज़ंतीनी वापस आ रहे हैं, जैसा कि आजकल हमारी आवाम भी बात करती है कि बरतानिया वाले ही वापस आ जाए, शुक्र है हम उस ग़ुलामी में तो बेहतर थे। मतलब ये वही मैं काफ़ी दफ़ा इस बात का जिक्र कर चुका हूँ कि हमारी इस स्टोरी यानी आकिफ़ बे की इस सीरीज़ की स्टोरी से काफ़ी रिलेट करती है। लेकिन आकिफ़ बे के पास एक ऐसा ख़ानदान था, यानी कि उनके कुछ जो अपने घर के बंदे थे वो इतने स्ट्रॉन्ग थे कि उनके साथ वो खड़े रहे और उनको दोबारा उन्होंने खड़ा किया और घर लेकर गए। लेकिन अगर बात की जाए सुहेला की तो वो आज अपने घर में एक दफ़ा वापस आई, मतलब इसलिए नहीं कि किसी को मिलने के लिए बल्कि एक फ़ोटोशूट के लिए। और वो अपने साथ कुछ जो है वो जैसा कि फ़ोटोशूट के लिए फ़ोटोग्राफ़र्स हैं उनको भी लेके आई, जिसको उन्होंने बताया कि मैं भी इधर से निकल के आई हूँ। और उनको देखकर जो अमीन है वो भी काफ़ी घबरा गए और वो सुहेला को कहते हैं कि अगर आपको तंजीम इतनी ही अच्छी लगती है तो आप एक तंजीम मेरे लिए भी बनाएं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सुहेला को इन बातों का आपको फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि एक दफ़ा इंसान गलत चीज़ों पर लग जाए तो वो मुश्किल ही है कि वापस आ सके। इसी तरह आकिफ़ बे भी अब दोबारा सबुर रशाद के बारे में ही बातचीत कर रहे होते हैं। तो उसी दौरान जैसा कि आपको मालूम है कि बरतानिया की फ़ौजें अब तो मुल्क में दाखिल हो चुकी थीं, तो बरतानिया के फ़ौजी ही
उसी टाइम पे वहाँ पर जो आकिफ बे की मैगज़ीन है वहाँ पर छापा मारते हैं और उनके साथ एक तुर्क भी होते हैं और उनको वो बताते हैं कि आप आज के बाद कुछ भी मतलब यहाँ पे इस मैगज़ीन में कुछ भी नहीं लिख सकेंगे और आप सिर्फ वही चीज़ें लिखेंगे जिनका हम जो है वो हम बताएंगे, इसके अलावा आप कोई चीज़ नहीं लिख सकेंगे। यानी कि जिस तरह की जो बात हम कहेंगे वो आप चीज़ लिख सकते हैं। और आकिफ बे के लिए ये नामाकूल सी बात थी और आकिफ बे का यही कहना था कि हम क्या लिखेंगे, मतलब हम जो लिखेंगे वो ये मंजूर नहीं करेंगे और जो ये चाहते हैं वो मैं नहीं लिखूँगा। और दूसरी जानब जो अंग्रेज़ों की जो इस वक्त जमात थी वो कोशिश कर रही थी स्कूलों के मकतबों में भी वो इन्विटेशन लेटर्स भेज कर और अपनी उनकी सोच को गुमराह करने की कोशिश कर रही थी ताकि जल्द अज जल्द वो तमाम जो उनके मुसलमान हैं तुर्कों में उनकी तमाम की सोच पर काबू आ सके। लेकिन फ्रू और मुमताज़ जो है वो ज़्यादातर आपस में अब बातचीत करते हुए, क्योंकि सेंसर बोर्ड का भी जो हेड है वो भी मुमताज़ को बना दिया गया, लेकिन मुमताज़ को इस वक्त अपने जो ख़ास तौर पर वो निर्माण है उनकी बहुत याद आ रही थी। तो फ्रू उन पर गुस्सा होते हैं कि उस लड़की को भूल जाए, मतलब यानी कि जो वो नहीं चाहते, फ्रू जिस बात को नहीं चाहते वो सोचना भी मुमताज़ पर हराम था। सुलेमान नज़ीफ़ के बारे में आकिफ बे को ख़बर मिली कि उनका जो मैगज़ीन है वो अभी तक बंद नहीं हुआ और चल रहा है। तो आकिफ बे उनके पास जाते हैं और उनको थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं कि वो कुछ लिखें ताकि जो उन्होंने जो कुछ वो लिखेंगे वो तमाम वो अनातोलिया में वो फैला सकें। और उसी दौरान जो सुलेमान नज़ीफ़ भी हैं उन्होंने एक तहरीर लिखी अ डार्क डे, यानी कि एक तारीख़ दिन के नाम पर। और उस तहरीर को मतलब आकिफ बे, सुलेमान नज़ीफ़ और उनकी तमाम जमात ने कोशिश किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। और मुमताज़ खैर वो निर्माण को देखने के लिए उसी वक्त रात के उस पैर निर्माण के घर के सामने खड़ा था, जबकि निर्माण अगले ही दिन सुहेला और इज़ाबेल और उसके बाद बेदिया जो हैं वहाँ पर वो जो अपनी जमात में वो काम कर रहे होते हैं उनसे मिलने जाती हैं और उनसे बात करती हैं कि आपने से किसने हमारे स्कूलों में मतलब मेरी जमात में इस तरह के पैगाम भेजे हैं, ये आप लोग कर रहे हैं और ये आप गलत कर रहे हैं, ये बताने के लिए निर्माण जाती हैं और कहती हैं कि कुछ हो ना हो मैं अपने बच्चों को आखिरी सांस तक अपने जो उनके जो स्कूल में यानी आप उनकी क्लास में जो बच्चे थे उनको आखिरी सांस तक बचाने की कोशिश करूँगी। जबकि फ्रू आज मुमताज़ पर गुस्सा होते हैं क्योंकि उनके सेंसर बोर्ड की निगरानी के तौर पर भी वो एक फ़र्ज़ में नाकाम हो जाते हैं और एक यानी कि जैसा कि सुलेमान नज़ीफ़ की वो जो नज़म है वो शाया हो जाती है। और सुलेमान नज़ीफ़ खैर उनको भी पता चल जाता है कि अंग्रेज़ उनको पकड़ना चाहते हैं, तो इससे पहले कि अंग्रेज़ उनको पकड़ने आते वो अंग्रेज़ों के सामने जाकर खुद ही बैठ जाते हैं और कहते हैं कि मैं अपने आप को तस्लीम करना चाहता हूं, जबकि उनके दोस्त उनको रोकते हैं कि ऐसा ना करें। और अगर बात की जाए मुमताज़ की तो वो आज निर्माण के पीछे भागते हुए ज़ोर से गिर जाते हैं और सबसे ज़्यादा उनको दुख इस बात का हुआ होगा कि जिन फ्रांस और बरतानिया और इटली के लोगों पर मैं एतमाद करके उनके लिए काम करता रहा हूँ वो मेरे गिरने पर मुझे कोई सहारा देने के लिए नहीं आया बल्कि मेरे ऊपर हंस रहे थे। तो शायद इस वजह से आगे मुमताज़ की सोच चेंज हो जाए, शायद वो दोबारा एक दफ़ा वतन से मोहब्बत करने लगे। ये तो अब आने वाली किस्तें ही बताएंगी। आकिफ बे की बात की जाए तो उनको खबर मौसूल होती है कि जो मुमताज़ है यानी कि सेंसर बोर्ड ने जो सुलेमान नज़ीफ़ है उनको कत्ल करने के लिए हुक्म दिया है और वो सेंसर बोर्ड में जाते हैं और वहाँ पर उनकी मुलाकात मुमताज़ से हो जाती है क्योंकि मुमताज़ ही सेंसर बोर्ड का हेड होते हैं। और आकिफ बे उनसे काफ़ी इस दफ़ा गुस्से में बात करते हैं और उनको जो उन्होंने स्टिक पकड़ी हुई होती है उसको भी कहते हैं कि अब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुर्दा आदमियों को इसकी ज़रूरत नहीं है। और जहाँ पे आप लोगों को बचाने की बात करते थे आज आपकी इस गलती की वजह से एक इंसान यानी कि सुलेमान नज़ीफ़ के कातिल बनने वाले हैं आप बहुत जल्द अगर आपने इसको रोका ना। लेकिन वो किसी आखिरी टाइम पे उनको हुक्म मिलता है और वो सुलेमान नज़ीफ़ का जो हुक्म है यानी कि उनको कत्ल करने का हुक्म उसको रोक देते हैं। इसका असर क्या होगा अगली किस्त में देखा जाएगा कि मुमताज़ पर इसका क्या असर होता है। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ बहुत जल्द। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।